अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत खुशामदीद आपका हमारे चैनल तैयार उर्दू में। आज हम लोग ब्रज नारायण चकबस्त की नज़्म निगारी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और ये BA MA के निसाब में शामिल है, साथ ही साथ UGC नेट JRF में भी शामिल है और दीगर यूनिवर्सिटीज़ के BA MA के निसाब में शामिल है। जहाँ कहीं आपको नज़्म पढ़ना होता है अक्सर उसमें चकबस्त की नज़्म निगारी के हवाले से ज़रूर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चकबस्त और उनकी नज़्म निगारी। तो पंडित ब्रज नारायण चकबस्त ये इनका असल नाम है। ये असल नाम आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि अक्सर एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूरा नाम पूछता है कि चकबस्त का पूरा नाम क्या था। तो पंडित ब्रज नारायण चकबस्त असल में कश्मीरी ब्राह्मण थे। उनके असलाफ का वतन लखनऊ था, मगर चकबस्त फैज़ाबाद के राठ हवेली महल्ला में 1882 ईस्वी में पैदा हुए। ये इनकी तारीख़ पैदाइश है। चकबस्त की मुकम्मल तालीम और तरबियत लखनऊ में ही हुई। उनके वालिद का नाम उदित नारायण चकबस्त था। ये उनके वालिद का नाम है, जो शायर भी थे और यकीन तखल्लुस करते थे। जैसे कि पंडित ब्रज नारायण ये इनका असल नाम है और तखल्लुस इनका चकबस्त है। इसी तरह इनके वालिद का नाम उदित नारायण था और यकीन तखल्लुस करते थे। चकबस्त की इब्तदाई तालीम मुकम्मल हो गई तो वालिद के इसरार और अपनी ज़ाती दिलचस्पी के बाइस कानून की तालीम हासिल करने लगे, यानी लॉ करने लगे और वकालत का इम्तिहान पास करने के बाद वकालत ही का पेशा इख्तियार किया। वकालत जैसे खुश्क मैदान में भी अपनी ज़ाती कोशिश से वो शोहरत हासिल की कि अपने दौर के नामवर वकला में उनका शुमार किया जाने लगा। यानी उस वक्त के जो नामी गिरामी जो एडवोकेट्स थे उन्हीं में इनका भी शुमार होने लगा। चूँकि उनके वालिद ख़ुद शायर थे और घर में शेर व सुखन का चर्चा रहता था, इसीलिए बचपन ही से उनके जहन और दिल में शायरी के अखवे फूटने लगे। उस ज़माने में मीर अनीस की शोहरत अपने शबाब पर थी। यानी जिस ज़माने के ये हैं उस ज़माने में मीर अनीस की शोहरत बहुत ज़्यादा थी और चकबस्त भी ख़ुद को अनीस का शागिर्द समझने लगे। हालांकि अनीस उस ज़माने में बाहयात ना थे, यानी वो हयात नहीं थे, लेकिन उनकी शायरी का चर्चा था और ये चकबस्त ख़ुद को मीर अनीस का उस्ताद मानने लगे, यानी उन्हीं के पैरोकार बन गए, उन्हीं के नक्श पर चलने लगे। उन्होंने इस बात का खुला हुआ एतराफ़ भी किया है कि मुझे अनीस के मरसियों से फैज़ उठाने का मौका दस्तयाब हुआ। उनकी शायरी की भी उनकी वकालत की तरह धूम मच जाती, लेकिन उनकी ज़िंदगी ने उनके साथ वफ़ा न की। यानी उन्होंने बहुत ही कम उम्र पाई थी। उनकी उम्र अभी 40 बरस ही की थी कि फरवरी 1926 में एक मुकदमे की पैरवी के लिए जब राय बरेली गए हुए थे तो स्टेशन पर ही दिल का शदीद दौरा पड़ा और वहीं प्लेटफॉर्म पर ही उनका इंतकाल हो गया। यानी इतनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में 40 साल की उम्र में ही इन्होंने वो शोहरत हासिल की कि आज उर्दू अदब की दुनिया में अगर उनका नाम ना लिया जाए नज़्म निगारी के हवाले से तो शायद ये बाब ही मुकम्मल ना हो। तो उर्दू शायरी में गज़ल गोई को ख़ासा उरूज हासिल था और हुस्न व इश्क के मौज़ूआत पर शायरी की जाती थी। चकबस्त ने भी गज़ल की तरफ तवज्जो की, लेकिन वो मुरवजा रवायती अंदाज़ इख्तियार ना कर सके। यानी मुरवजा यानी जो पहले से राइज था, और बहुत जल्द इस नतीजे पर पहुँच गए कि जो पैगाम वो मुल्क व कौम तक पहुँचाना चाहते हैं उसके लिए नज़्म ही सबसे अहम सिन्फ़ सुख़न है। इसलिए उन्होंने अपनी शायराना सलाहियत को कौमी और हुब्बुल वतनी के जज्बात से मामूर नज़्म गोई पर मरकूज़ कर दी। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इनके अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। और इस तरह उर्दू शायरी पर अपना एक दायमी नक्श सब्त कर दिया और इस बाबत असर लखनवी ने लिखा है। यानी इस बारे में सिर्फ चकबस्त ही वो कौमी शायर है जिसने कुल हिंदुस्तान के जज्बात व नज़रियात की बिला इम्तियाज़ तफरीक़ मज़हब तर्जुमानी की है। ये इनके बारे में ख़याल है असर लखनवी का। चकबस्त ने इस अम्र को बहुत ज़्यादा अहमियत दी कि हिंदुस्तानियों के दिलों में मादरे वतन की अज़मत जागुज़ी की जाए, क्योंकि यही वो जज्बा है जिसके सबब इस मुल्क और सरज़मीन को दीगर अक़वाम और ममालिक के मुकाबले में इम्तियाज़ और सरबुलंदी हासिल हुई। यानी ये पूरी कौम को वतन की मोहब्बत से भर देना चाहते थे, इसीलिए जितनी भी इनकी नज़में हैं वो उन सब में कौम की मोहब्बत का जज्बा झलकता है। मिसाल के तौर पर
ए खाक हिंद तेरी अज़मत का क्या गुमा है, दरियाए फैज़ कुदरत तेरे लिए रवां है। तेरी जबी से नूरे हुस्ने अज़ल आया है, अल्लाह ज़ेब ज़ीनत क्या ओजो इज़्ज़ो शां है। गौतम ने आबरू दी इस माबदे कुहन को, सरमद ने इस ज़मी पर सदका किया वतन को। ये इनकी शायरी की मिसाल है। चकबस्त ने अपनी नज़मों में वतन की अज़मत का जिक्र करके अहले वतन को इस अज़मत पर फ़ख्र करना भी सिखलाया और ख़ासकर तल्ख़ यादों को भुलाकर अपनी शायरी के ज़रिए उन दिलों में नई उमंग और जोश पैदा करने का हौसला दिया और अपनी शायरी का सूर हुब्बे कौमी नाम दिया। यानी सूर हुब्बे कौमी, सूर यकीनन आप समझ रहे होंगे, है ना, जो क़यामत आने पर इसराफील अलैहिस्सलाम फूकेंगे। सूर हम लोग अमूमन उसी से जानते हैं, लेकिन एक किस्म की बांसुरी या आवाज़ कह सकते हैं। तो इनकी जो शायरी है वो सूर हुब्बे कौमी, हुब मतलब मोहब्बत और कौम यानी कौम की मोहब्बत, यानी कौम से मोहब्बत करने वाला सूर है इनकी शायरी, इन्होंने खुद कहा है। तो ये क्या कहते हैं इनकी शायरी में, ऐ सूर हुब्बे कौमी इस ख्वाब को जगा दे, भूला हुआ फसाना कानों को फिर सुना दे, मुर्दा तबीयतों की अफसुर्दगी मिटा दे, उठते हुए शरारे इस खाक से दिखा दे, हुब्बे वतन समाए आँखों में नूर होकर, सर में खुमार होकर दिल में सुरूर होकर। ये इनकी शायरी है। बहुत ही उम्दा और बहुत ही प्यारी शायरी करते हैं, क्योंकि इनकी पूरी शायरी में हुब्बुल वतनी का जज्बा हर जगह बेदार हमें नज़र आता है। चकबस्त के दौर में आवाम में सियासी बेदारी पैदा हो रही थी, तो दूसरी तरफ फ़िरका वारियत भी अपना सर उभार रही थी। ऐसे में चकबस्त ने ये ज़रूरी समझा कि अपने नगमों के ज़रिए इत्तेहाद और इत्तेफाक की फ़िज़ा बेदार की जाए और ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए जो फ़िरका वारियत का जहर घोल कर मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाना चाहते हैं। इस बारे में भी उनका शेर देखिए, नए झगड़े निराली का विषय ईजाद करते हैं, वतन की आबरू अहले वतन बर्बाद करते हैं, बलाए जान है ये तस्बीह और जन्नार के फंदे, दिले हक को हम अब इस कैद से आज़ाद करते हैं। इस तरह से इन्होंने शायरी की है। हिंदुस्तान का हर फर्द, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान, सिख हो कि ईसाई, चकबस्त का मुखातिब था और उनका प्याम मजहब व मिल्लत के फ़र्क से बुलंद था। औरतों से मुतालिक एक नज़्म में फरमाते हैं, रविशे खाम पे मर्दों की न जाना हरगिज़, दाग तालीम में अपनी न लगाना हरगिज़, नक्ल यूरोप की मुनासिब है मगर याद रहे, खाक में गैरत कौमी न मिलाना हरगिज़, रंग है जिनमें मगर बुए वफा कुछ नहीं, ऐसे फूलों से घर अपना न सजाना हरगिज़, रुख से पर्दे को उठाया तो बहुत खूब किया, पर्दे शर्म को दिल से न उठाना हरगिज़। इस तरह औरतों के लिए इन्होंने बहुत बड़ा पैगाम दे दिया है अपनी नज़्म के ज़रिए। चकबस्त ने अपनी नज़मों में हिंदुस्तान के रंग बिरंगे मौसमों का भी दिलकश अंदाज में ज़िक्र किया है। मंजर निगारी में अनीस के बहुत करीब नज़र आते हैं और रूहानी तौर पर ये अनीस को अपना उस्ताद भी मानते हैं। शौकत अल्फाज के लिहाज से इनकी शायरी मिर्ज़ा दबीर की याद दिलाती है। जैसे मंजर निगारी का ये देखिए, इसकी मिसाल है, उम्दा मिसाल है, था पेश नज़र वादी ऐमन का तमाशा, हर शाख व शजर में शजर तूर का नक्शा, था आतिश गुल में असर बर्क़ तजल्ली, मदहोश थे मुर्गान हवा सूरत मूसा, शक्ल यद बैज़ा थी हर एक शाख शजर में, एजाज का गुल था कफ़े गुलचीन सहर में। इस तरह से ये मंजर निगारी की उम्दा मिसाल पेश करते हैं अपनी शायरी के ज़रिए। चकबस्त उन शोरा में से हैं जिन्होंने रवायती अंदाज में शायरी की इब्तिदा की। इब्तिदा में गज़लें कहना शुरू की, मगर जल्दी ही तबीयत का असल रुझान उनकी शायरी पर गालिब आ गया। चकबस्त की नज़मों का अहम तरीन मौजू हुब्बुल वतनी है। ये लफ्ज़ आपको भूलना नहीं है। उनको जो ज़माना मिला था वो कौमी बेदारी का ज़माना था, जिसका रंग उनकी शायरी में ख़ास तौर से झलकता है। उनके कलाम में फ़लसफ़ियाना ख़याल बहुत कम पाया जाता है, लेकिन जहाँ है वो पुरकमाल है। चकबस्त की शायरी का ख़ास मकसद वतनियत के जज्बे को बेदार करना है। ये खूबी उनकी गज़लों में भी नुमाया है। उनको मग़रिब की काराना तक़लीद से क़तई गुरेज़ है। मशरिकी तहज़ीब व तमद्दुन का सर रिश्ता छोड़े बग़ैर तरमीम के साथ मैदान तरक्की में कदम रखना चाहते हैं। जहाँ कहीं वो नासिहाना अंदाज इख्तियार करते हैं, यानी नसीहत वाला, वहाँ कलाम में बजाय बेअसरी के एक वारफ्तगी और सरमस्ती की कैफियत पैदा हो जाती है।
चकबस्त की शायरी का एक पुरलुत्फ और दिलफरेब पहलू उन मनाजिर में आता है जहाँ वो हिंदुस्तान के फितरी मनाजिर से इस्तिआरात और तशबीहात पेश करते हैं। चूँकि इन नज़ारों से हमारी तबीयतें आशना हैं, लिहाजा कलाम में ख़ास लुत्फ़ पैदा हो जाता है। वो वतन की आबो हवा, दरिया, पहाड़ वगैरह के मनाजिर भी अपनी नज़मों में खूब खींचते हैं। उन्होंने अनीस के तर्ज पर रामायण के मुख्तलिफ वाक़यात को मुसद्दस की सूरत में लिखा है और उसमें शक नहीं कि रामायण का एक सीन, ये इनकी एक नज़्म है जिसका नाम है रामायण का एक सीन, मंजर निगारी, वाक़यात निगारी, जज्बात निगारी के हवाले से अपनी एक अलग पहचान की हामिल है। उर्दू शायरी की दुनिया में उन्हें हयात दवाम हासिल करने में उनकी एक नज़्म रामायण का एक सीन ही काफ़ी है। अगर वो मुकम्मल रामायण को इसी अंदाज में पेश कर देते तो ये उर्दू शायरी का एक लाफानी कारनामा कहलाता। यानी इन्होंने लिखना ही स्टार्ट किया था, मगर चूंकि ज़िंदगी भी बहुत कम मिली तो इन्होंने सिर्फ रामायण का एक सीन लिखा है, जो कि एक अलग शायरी की पहचान है उर्दू दुनिया में, जिसे हयात दवाम हासिल है। तो अगर ये पूरी रामायण को इसी तरह से लिख देते तो वो एक लाफानी कारनामा बन जाता। चकबस्त एक तालीम याफ्ता और रोशन ख्याल इंसान थे। वकालत उनका पेशा था और शायरी उनका शौक़। फ़ारसी ज़बान व अदब का मुताला भी बहुत अच्छा था और उर्दू शायरी से उन्हें ख़ास तौर पर दिलचस्पी थी। गालिब, इकबाल, आतिश और अनीस के कलाम से वो बेहद मुतासिर थे और उनके शायरों का रंग सुखन अपनाने कि उन्होंने सही की, यानी कोशिश की। यही वजह है कि चकबस्त का कलाम ख़ास व आम में मकबूल हुआ और आज भी दिलचस्पी से पढ़ा जाता है। चकबस्त का अंदाज़े बयां बहुत शीरीं है। फ़ारसी अल्फाज शेरों की दिलकशी में इजाफ़ा करते हैं। साथ ही गालिब, इकबाल, आतिश और अनीस का रंग उनकी शायरी में ज़्यादा नुमाया है। लखनऊ के अदबी माहौल से उन्होंने खूब फैज़ हासिल किया और उनके कलाम में जो दिलकशी और रानाई है उनमें उनकी मेहनत शाक़ा और मुबालगा के अलावा लखनऊ की अदबी फ़िज़ा का भी पूरा दखल रहा है। ये इनकी शायरी की खुसूसियात हैं। चकबस्त का अंदाज़े बयां सादा होने के बावजूद अपने अंदर ख़ास दिलचस्पी रखता है। तशबीह और इस्तिआरा जैसे शेरी वसाइल से उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया। बाल गंगाधर तिलक और गोखले जैसे मुल्क के मशाहिर कौम के जो मरसिये उन्होंने लिखे थे, मुद्दत बाद भी उनकी दिलकशी में कमी नहीं आई और आज भी ये शख्सी मरसिये खासी दिलचस्पी से पढ़े जाते हैं। ये इनकी शायरी की खुसूसियत थी, इनकी शायराना आज़मत थी जो हमने डिस्कस की। और मजमुआ कलाम इनका है सुबह वतन। इसके अलावा इनके मज़ामीन का भी एक मजमुआ शाये हुआ। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और आपके निसाब में भी रामायण का एक सीन शामिल है, उसे ज़रूर पढ़िएगा और अगर पढ़ने में समझने में दुश्वारी होगी तो कमेंट में बताइएगा, तो इंशाअल्लाह ताला उसको भी हम डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे तशरीह के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुजारिश है अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको इनकी जो नज़्म है उसकी तशरीह चाहिए कि नहीं। और हमारे चैनल दयार उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।